हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रशासन और राज्य व्यवस्था जो यूपी स्पेशल का हम इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ का जैसे कि आपको पता है एग्जामिनेशन लगा है। इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जामिनेशन लगा है। तो इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि होने वाली है, और हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रशासन और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूँ तो देखिए आपको नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने यदि संविधान पढ़ा है तो आपको पता होगा कार्यपालिका होती है देखिए किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, और इसके बाद जुडिशरी बॉडी होती है। ठीक है, अब देखिए बात करें हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन अधिकारी यानी मेन यदि बात करें पहले नंबर पर कौन होता है तो राज्यपाल होता है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सारे काम करता है लेकिन किसके नाम से करता है तो राज्यपाल के नाम से करता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है जो कि राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए महाधिवक्ता होते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका कौन होता है महाधिवक्ता की तरह, वो वहाँ भी सबसे बड़ा अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की तरह ही इनके पास राज्य में सबसे बड़ा जो वकील होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो महाधिवक्ता होता है। विधायिका की बात करें लेजिस्लेटिव की, तो देखिए राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद, ये तीनों मिलकर विधायिका बनाते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो देखिए आपके उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है जो इलाहाबाद में स्थित है, और उसकी खंडपीठ लखनऊ में है। इसके बाद देखिए अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे आप लोग जिला न्यायालय देखते हैं, और तहसीलों में भी जो न्यायालय देखते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य की बात कर ले, देखिए लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। यहीं बात करें लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं तो 17 हैं, ध्यान दीजिएगा। और यूपी बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, तो देखिए जनजाति के लिए हमारे यहाँ एक भी सीट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा में देखिए 31 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें विधानसभा सदस्यों की, तो यहाँ पर देखिए 404 हैं, 104वां जो यानी 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से हम लोगों ने जो है एंग्लो इंडियन के एक सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था को जो समाप्त कर दिया है। तो यानी वर्तमान में ये 403 है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 403 + 1 = 404 होता था। ठीक है, अब विधान परिषद जो भारत की तरह, जैसे भारत में आप लोग देखते हैं राज्यसभा होती है, वैसे ही यूपी में आपका विधान परिषद भी है जो कि पाई जाती है। तो विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो ध्यान दीजिएगा 100 सदस्य हैं। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था तो 8 मार्च 1952, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इसके बाद बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी जी थी, और ये 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 1967 तक रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, और इन्हीं के नाम से ही है जो कि आप लोगों ने देखा यूपी आरटीयू यानी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन करके ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये राष्ट्रीय टंडन 1999 के आसपास है जो कि स्थापित भी होती है। विधान परिषद के प्रथम सभापति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, श्री चंद्रभाल जी हैं। इसको देखिए राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक लगा था, यानी 1 साल का जो है राष्ट्रपति शासन हमने सबसे पहले 1968 में देखा था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी आप थोड़ा सा गेस मार सकते हैं, 1975 में जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसके पहले है आपके लगता है। ठीक है, 1968 में। राज्य का प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो देखिए विशंभर दयाल जी थे, ये 1977 से लेकर 82 के मध्य में थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। राज्य सूचना आयुक्त के गठन की बात करें तो आपको पता ही होगा कि देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में आता है, तो उसी समय 14 सितंबर 2005 में है जो कि राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें कौन थे तो ध्यान दीजिएगा न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जो कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये गठन इसका कब होता है तो ध्यान दीजिएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, तो ये 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं, जिनमें देखिए मैं टिक लगाऊं उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहले कौन थे तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे 1946 से 1954 के मध्य में। इसके बाद दूसरे आपके चंद्र संपूर्णानंद जी बनते हैं 1954 से 1960 तक। इसके बाद देखिए चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं, चीज ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए चौधरी चरण सिंह जी थे 1967 से 1968। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से प्रथम
प्रधानमंत्री थे जो कि यूपी के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए बात करें, देखिए राष्ट्रपति शासन जैसे कि मैंने बताया 1968 में लगता है, ठीक। इसके बाद देखिए चरण सिंह एक बार और बनते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए एनडी तिवारी नाम लोगों ने आपने सुना होगा, इनकी वर्तमान में क्या कहते हैं डेथ हो चुकी है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए और कौन महत्वपूर्ण, ये ध्यान दीजिएगा वीपी सिंह जी भी महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980 से 1982 के मध्य में रहते हैं। इसके बाद देखिए एनडी तिवारी फिर से बनते हैं। आप देखेंगे पहले ना 2000 के पहले इतने ज्यादा भाई साहब मुख्यमंत्री हुए हैं यूपी में, इसी कारण से आप देखेंगे यूपी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। लेकिन 2000 के बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्थायी सरकारें आती हैं जिसके कारण से डेवलपमेंट भी अच्छा होने स्टार्ट हो गया था यूपी में। इसी कारण से आप देखेंगे 2000 के बाद से ही है जो कि यूपी की ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। इसको देखिए मुलायम सिंह यादव जो 1989 से 1991 में पहली बार बनते हैं। इसको देखिए कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट आती है, फिर मुलायम सिंह जी बनते हैं। मायावती को ध्यान दीजिएगा, ये 1995 में बनती हैं सबसे पहले 3 जून से 18 अक्टूबर के मध्यवस्त। इसके बाद फिर मायावती जी आती है 1997 से 1997 यानी 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक। इसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं। फिर देखिए राजनाथ सिंह जी जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, तो ये भी देखिए 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2002 तक है, जो कि राजनाथ सिंह जी भी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद देखिए मायावती जी फिर 1 साल के लिए लगभग बनती हैं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा कार्यकाल किया 2003 से लेकर 2007 तक। फिर मायावती जी आती हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 2007 से लेकर 2012 तक। अखिलेश यादव जी आते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे ना, देखिए कहाँ से मुलायम सिंह यादव जी, यानी 2003 के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी सरकार रही वो स्थायी तौर पर 5 साल लगभग रही है। अखिलेश यादव जी देखिए 2012 से लेकर 2017 तक रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो 19 मार्च 2017 से वर्तमान तक है, यानी ये दूसरा टर्म है जो कि कंप्लीट कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी यदि इन पर्सन बात करें तो ये 21वें 21 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्यपाल के बारे में ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और यह जो है केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर है जो कि काम करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 153 की बात करें तो देखिए प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में देखिए राज्य की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं ये देखिए राज्यपाल में है जो कि निहित होती हैं, और सभी शक्तियां राज्यपाल के माध्यम से ही आगे बढ़ती हैं। आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, नियुक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद 156 में देखिए क्या है, आर्टिकल 156 में राज्यपाल का जो है कार्यकाल टेन्योर की बात की गई है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है जो कि रहता है। सामान्यतः जो संविधान में लिखा है तो 5 साल लिखा है, 8वां में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो सामान्यतः 5 साल कोई नहीं रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल बहुत है जो कि कोई भी राज्यपाल किसी एक राज्य का राज्यपाल रहता है, ठीक। इसके बाद देखिए बात करें 157 नंबर आर्टिकल की, तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए 25 साल किसके लिए होनी चाहिए, संसद के लिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। लोकसभा के लिए 30 वर्ष किसके लिए चाहिए, आपको राज्यसभा के लिए, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करें देखिए और कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण, तो आर्टिकल 159 ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 161 में जो देखिए क्षमा शक्ति मिलती है इन्हें, लेकिन ये क्षमा शक्ति में देखिए किसी को यदि मृत्युदंड कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है तो मृत्युदंड को नहीं बदल सकते हैं, बाकी उसकी सजा को कम किया जा सकता है, उसकी सजा के नेचर यानी उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए आर्टिकल 162 है जिसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है जो कि देखने को मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियों की बात करें यहाँ पर तो ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है। तो देखिए राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, देखिए कार्यपालिका शक्ति होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव काम जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर जारी होते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वो गवर्नर के नाम से ही है जो कि जारी होते हैं। जैसे आप सेंट्रल में देखते हैं कि राष्ट्रपति की तरफ से है जो भी कागज वगैरह निकलते हैं यानी ऑफिशियल लेटर्स गवर्नमेंट के निकलते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से निकलते हैं, ऐसे ही राज्यों में गवर्नर के नाम से जो कि चीजें निकलती हैं। इसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव शक्तियां इनके पास होती हैं। इसके बाद देखिए न्यायिक शक्ति भी इनके पास होती है, जैसे कि मैंने बताया ये दंड को कम कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को नहीं बदल सकते हैं। वित्तीय शक्तियां इनके पास होती हैं, ठीक है। इसको देखिए अन्य शक्ति भी अवशिष्ट शक्तियां इनके पास आती हैं, जैसे कि ये वीटो लगा सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी कानून बिल जो
कानून बनाने के लिए जो बिल भेजा जाता है इनके पास कि इसे ये पारित कर देंगे जिससे उस राज्य में वो कानून लागू हो जाए, तो ये क्या करते हैं अपने पास दबा के रख लेते हैं उस कानून को। ये क्या कर देंगे, उसी बिल को आगे बढ़ाकर राष्ट्रपति के हाथ में दे देंगे और कोई समय सीमा नहीं रहती है कि इन्हें कब तक उस बिल में अपनी सहमति देना अनिवार्य है या नहीं है। ऐसी कोई उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में भी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 403 है राज्य विधानसभा की, और विधान परिषद की 100 है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, संविधान का आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं हो सकती। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन संबंधित जो भी राज्य विधानसभा होते हैं ये अपने यहाँ पहले संकल्प पारित करते हैं, इसके बाद केंद्र को कहते हैं कि हमें विधान परिषद रखनी है, तो उस संकल्प को यदि संसद भी पास कर देती है तो वहां पर विधान परिषद बन जाता है। और ऐसा ही प्रोसीजर रहता है, जब विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं तब भी आपको पहले अपने यहाँ से पारित करना होगा, उसके बाद संसद के पास जाएगा और जब संसद अपनी अनुमति दे देगा तो विधान परिषद हट जाती है। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की रीत की बात करें तो विधान परिषद में देखिए 1/3 सदस्य जो होते हैं ये स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से जो कि चुने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य होते हैं, तो विधान परिषद में 100 हैं, तो लगभग 33 सदस्य हैं जो कि स्थानीय निकायों से आते हैं, जो कि नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड आदि। ठीक है, 1/12 सदस्य होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो स्नातक द्वारा है जो कि आते हैं, पंजीकृत जो स्नातक होते हैं इनके द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, और 1/6 सदस्यों की बात करें तो राज्यपाल द्वारा ये निर्देशित किए जाते हैं। और भी हैं लेकिन आपको उतना नहीं ध्यान देना है, जो जो मैं बताऊं वो चीज जरूर आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य कितने हैं, तो 100 सदस्यों की सीट है। और विधान परिषद में यदि आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, जैसा कि आपको राज्यसभा के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है अनुसूचित जातियों के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 84 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, 2 सीटें हैं जो कि आरक्षित है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। वर्तमान की बात हो रही थी, वो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो पहले की बात थी। ठीक, इसका देखिए कार्यपालिका की बात करें तो आर्टिकल 154 में है, जहां पर राज्यपाल के अंदर ही है जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको उनकी शपथ भी राज्यपाल ही है जो कि दिलाता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। राज्यपाल होते हैं मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ है जो कि दिलाते हैं। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अब देखिए मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। मान लीजिए आपका मन चलता है कि नहीं यार मुझे भी संसद या विधानसभा में क्या कहते हैं सदस्य बनना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते आपको अगले 6 महीनों के अंदर जो है किसी न किसी एक पार्टी का सदस्य होना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना, यानी एक तरफ से क्या कहते हैं या आप कांग्रेस या बीजेपी किसी न किसी की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लें। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है, या तो आप लोकसभा में या आप विधानसभा में आ जाइए चुनाव लड़कर, या तो आप विधान परिषद में या राज्यसभा में मनोनीत होकर आ सकते हैं। ठीक है, मंडल, जिला और तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन की बात करें तो देखिए राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां जो है नीचे तक फैली हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे मंडल मंडल हो गया, जिला हो गया, तहसील हो गया और ब्लॉक हो गया। ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत अफसर होता है, यहाँ पर तहसील स्तर में एसडीएम वगैरह होते हैं, जिले में डीएम वगैरह होते हैं, और मंडल में आपको जैसा कि मैंने बताया इसके मंडल स्तर पर भी आपके मंडल आयुक्त वगैरह होते हैं। ठीक है, इसको देखिए महाधिवक्ता की बात करें तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 165 के अंतर्गत है, राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये भी प्रसाद पर्यंत है जो कि रहता है राज्यपाल के। ठीक है, और इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक यह है कि वो भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष से अधिक समय तक वो न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या फिर 10 वर्ष से अधिक न्याय यानी उच्च न्यायालय का ये अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो। ये चीज आपको ध्यान देना है। और महाधिवक्ता क्या होता है, किसी भी राज्य के यदि कोर्ट में अगर कोई समस्या है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भेजना है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रखने जाता है वो आपका महाधिवक्ता है जो कि होता है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है,
अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और 350 तहसीलें हैं और 4 आर्थिक संभाग हैं, 17 नगर निगम हैं, 825 विकास खंड हैं, 545 नगर पंचायत है और 81,8135 यानी 8,135 जो है न्याय पंचायत है और 58,115 ग्राम पंचायतें हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। न्याय पंचायत कितनी है? 8,135 और ग्राम पंचायत कितनी है? 58,115। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। मंडल 18 है, 75 जिले हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए नगर निगम 17 है, ये चीज आपको ध्यान देना। शाहजहांपुर जो है अप्रैल 2018 में है जो कि घोषित हुआ था और ये 17वां था। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 75 जिले हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कुंभ को जो महाकुंभ भी आपका हुआ था प्रयागराज में, तो उस एरिया को अस्थायी तौर पर 76वां जिला है जो कि यूपी का माना गया था। ये आपको ध्यान देना, करंट अफेयर का टॉपिक है। अब मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो देखिए संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का मंझनपुर है, कुशीनगर का पटरौना है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कानपुर देहात का देखिए अकबरपुर माती है, अमेठी का गौरीगंज, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, संभल का कहाँ है? तो बहजोईपुर है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं तो इसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें यानी प्रशासनिक जो तथ्य हैं उन्हें हमने देख लिया है। यदि आपका किसी भी पॉइंट पर यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में